हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज will start from 20th March notification and date of poll would be 19th of April. 4 जून को काउंटिंग होगी। इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त देश में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं और आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज के लेक्चर में हम जानेंगे यही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या बदलाव दिखते हैं और इससे जुड़े दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हैं। जल्द ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन यानी आम चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया का शंखनाद निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अधिसूचना जारी करने से, नोटिफिकेशन जारी करने से होता है। चुनाव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसी तरह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करते हैं और इसी के साथ पूरे देश में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। यह ध्यान रखिएगा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया का मतलब क्या है। पूरी चुनाव प्रक्रिया का मतलब है इलेक्शन का प्रचार प्रसार, इलेक्शन की वोटिंग से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक और नई लोकसभा के गठन के प्राप्त होने तक की प्रोसेस। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। ये दल खुद के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं और दूसरे दल की ढेर सारी कमियों को गिनाते हैं। ये दल जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी चुनावी रैलियों या सभाओं में स्टार प्रचारकों को बुलाते हैं, भीड़ जुटाते हैं। इसके पीछे बहुत सामान्य सा मनोविज्ञान है। जब कोई बेहतर बनना चाहता है तो वो अपनी कमियों का विश्लेषण करता है और अपने में सुधार लाता है, जिससे वो बेहतर बन सके या फिर दूसरे को कम बेहतर बता दे, ताकि खुद ही बेहतर दिख सके। ऊपर उठना है तो या तो खुद ऊपर उठो या फिर दूसरे के नीचे की मिट्टी ही हटा दो। बेहतरी भी अपने आप में एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रचार प्रसार और रैलियां करने के दौरान पार्टियों के प्रवक्ता या कैंडिडेट मर्यादा की सीमा से सिर्फ 1-2 इंच नहीं, कई किलोमीटर बाहर चले जाते हैं। आपने YouTube या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें कैंडिडेट चुनावी माहौल में भावनाओं में कुछ ज्यादा बह जाते हैं और ऊटपटांग बोल बैठते हैं और ये ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला या तो शर्मसार फील करने लगे या गुस्से से भर जाए। ये कई बार जाति, संप्रदाय, क्षत्रियता या धर्म की आड़ में गलत बयानी करते हैं और वोट मांगते हैं। और भी ऐसे आचरण होते हैं जिनको लोकतंत्र में गलत और पक्षपातपूर्ण माना जाता है। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियमों का कलेक्शन बनाया है। इन्हीं नियमों को कहते हैं आचार संहिता। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को इन नियमों का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता पार्टियों या कैंडिडेट को बताती है कि आपको चुनावों के दौरान कैसा आचरण रखना है, यानी पार्टियां या कैंडिडेट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये आदर्श आचार संहिता में लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए आचार संहिता का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। कुल मिलाकर आचार संहिता के लागू होने के बाद एकदम से कई सारे बदलाव दिखेंगे आपको। तो आइए एक एक करके इस बदलाव को समझते हैं। सबसे पहले आचार संहिता का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। आदर्श आचार संहिता पहली बार लागू हुआ था 1960 में। कहां पर? केरल विधानसभा चुनाव के दौरान। केरल में चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि राज्य के प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों को इन नियमों के बारे में जानकारी दी और इन नियमों के बारे में बताकर उन्हें कन्विंस किया। इसके बाद आदर्श आचार संहिता 1967 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों से लागू की गई थी। ध्यान रखिए, चौथी लोकसभा चुनाव तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे, जिस पर अभी डिबेट चल रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दल इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कहावत तो आप जानते हैं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उन्हें तोड़ा जा सके। पहली बार लागू होने के बाद के सालों में आचार संहिता को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। नियमों की पतंग बनाकर बहुत ऊपर तक उड़ाई। लेकिन 1991 का साल ऐसा आया
इसमें नियमों के बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता को बहुत सख्ती से लागू करने का फैसला किया। तो आइए अब राजनीतिक दलों और कैंडिडेट के लिए आदर्श आचार संहिता को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, कोई दल या कैंडिडेट ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई हों, इनके बीच मतभेद को अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा पैदा करे या उनके बीच तनाव पैदा करे। सीधी भाषा में, कोई भी फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी नहीं अपनाएगा। दूसरा है, जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो आलोचना केवल उनकी नीतियों की हो, उनके कार्यक्रम की हो, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही ये आलोचना सीमित रखी जाएगी। दल और कैंडिडेट दूसरे दलों के नेताओं पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, उनकी निजी जिंदगी की आलोचना नहीं करेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट की आलोचना इस बात पर नहीं करेगा कि उसने पहन क्या रखा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके कॉर्पोरेट के कौन से दोस्त हैं या वेलविशर हैं, या वो छुट्टियां मनाने के लिए कहां जाता है, विदेश क्यों गया था, या उसने कौन सी कार खरीदी है, आदि आदि आदि। तीसरा नियम है, वोट हासिल करने के लिए जाति संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं होगी और मंदिर, मस्जिद, चर्च और पूजा के अन्य स्थानों को चुनाव प्रचार का प्लेटफॉर्म बनाकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी चुनाव प्रचार न तो मस्जिद से होगा, न ही गुरुद्वारे से, न ही चर्च से, न किसी मंदिर से। अब जानते हैं अन्य नियमों के बारे में। सभी दल और कैंडिडेट ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहेंगे जो निर्वाचन कानून के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना धमकाना कि भाई हमें ही वोट देना या किसी को वोट मत देना, फर्जी मतदाताओं का उपयोग, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार प्रसार, मतदान खत्म होने के बाद 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करना। ये सारे काम निर्वाचन कानून के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध माने गए हैं और दल या कैंडिडेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल या कैंडिडेट अपने कार्यकर्ताओं को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके जमीन, उसके भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। और राजनीतिक दल और कैंडिडेट ये भी तय करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में जाकर हंगामा न कर दें, उन्हें न भंग कर दें, यानी मार कुटाई न मचाएं और एक दूसरे पर कुर्सियां हरगिज न फेंकें। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यह है कि सबको बराबरी से चुनाव प्रचार करने का हक है और इस काम में कोई भी इस टाइप की दखलंदाजी नहीं करेगा। ये तो हो गए सामान्य आचरण। अब जानेंगे कि बैठक या सभा के आचरण के बारे में आचार संहिता में क्या लिखा है। देखिए, कोई भी दल या कैंडिडेट किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को समय रहते सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। यानी कुछ भी मनमाने तरीके से नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि जहां हम बैठ जाते हैं वहीं से सभा शुरू हो जाती है, अमिताभ बच्चन की तरह। याद है ना आपको, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ऐसा नहीं करना। आपको पहले पुलिस प्रशासन को बताना होगा, अनुमति लेनी होगी, इसके बाद सभा आयोजित करनी होगी। इसी के साथ बैठक में अगर लाउड स्पीकर्स या किसी अन्य सुविधा का उपयोग करना है तो उसके लिए भी अनुमति या आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं जुलूस के आचरण के बारे में। इसका भी कॉन्सेप्ट बैठक के जैसा है। मनमाने तरीके से काम नहीं करना है, बल्कि पहले जुलूस के लिए क्या करना है, पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी है। जुलूस का आयोजन करने वाला दल या कैंडिडेट जुलूस शुरू करने के स्थान और समय, फॉलो किए जाने वाले रूट, जुलूस समाप्त होने के स्थान और समय के बारे में पहले से पुलिस और प्रशासन को बता देगा। इसी के साथ आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि वे जरूरी व्यवस्था कर सके। और यह भी बात है कि जुलूस इस तरह निकालना है कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या फेस न करनी पड़े। कुल मिलाकर बड़े सलीके से जुलूस निकालिए और फिर घर निकल पड़िए। अब ये जानते हैं कि मतदान के दिन मतदान बूथ से रिलेटेड क्या नियम बताए गए हैं। सभी दल या कैंडिडेट ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वोटिंग शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो और मतदाताओं को कोई परेशानी या बाधा न आए। सभी दल या कैंडिडेट अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज या फिर पहचान पत्र देंगे ताकि कोई ऐरा गैरा ना घुस जाए। वोटिंग के दिन और उससे पहले के 48 घंटों के दौरान शराब या पैसा नहीं बांटना है। सभी दल या कैंडिडेट ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटिंग बूथ के पास कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री न दिखे, प्रदर्शन ना हो उसका।
इसी के साथ ना तो कोई खाद्य सामग्री परोसी जाएगी, ना ही भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां लंगर चलाने लगे। इसके साथ मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन आयोग एक ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। यदि कैंडिडेट या उनके कार्यकर्ताओं को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत मिले या समस्या है तो वे इसे ऑब्जर्वर को बता सकते हैं। आइए अब समझते हैं सत्ताधारी दल, रूलिंग पार्टी, जिसके हाथ में बहुत पावर होता है, उसके लिए आचार संहिता में क्या लिखा है। रूलिंग पार्टी चाहे वो केंद्र में हो या संबंधित राज्य में हो या कई राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करेगा कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान अपनी आधिकारिक स्थिति या शक्ति का दुरुपयोग न किया हो। जैसे मंत्रीगण अपने आधिकारिक दौरे को न तो चुनावी प्रचार कार्य के साथ जोड़ेंगे और न ही चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग करेंगे, यानी सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसा किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने चुनावी रैलियां नहीं कर सकते। इस दौरान मंत्री केवल अपने आवास और कार्यालय के बीच आने जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों में नहीं किया जाएगा, राजनीतिक यात्राओं में नहीं किया जा सकता। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल ऐसे किसी भी आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता जिससे किसी खास राजनीतिक दल को फायदा हो। सभी कार्यक्रम जैसे सरकारी घोषणाएं, उद्घाटन, शिलान्यास और ऐसे अन्य कार्य आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई काम पहले से ही शुरू हो चुका है तो वो जारी रह सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लागू होने के बाद रूलिंग पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए मनमानी लोक लुभावन घोषणाएं करने लग जाए। यानी आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किए जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए, सड़कों के निर्माण आदि का वादा नहीं करना चाहिए। साथ ही अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों तथा विश्राम गृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इन पर रूलिंग पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा गेम फेयर होना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लिए हो या फिर किसी अन्य पार्टी के लिए। चलिए, हमने आचार संहिता में क्या क्या मनाही है ये जान लिया। अब ये भी जान लीजिए कि अगर कोई दल या कैंडिडेट आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो सजा क्या मिल सकती है। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग द्वारा उसके प्रचार प्रसार करने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी उल्लंघन करने पर चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है और कैंडिडेट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश के 16A सेक्शन के तहत किसी पार्टी की मान्यता को सस्पेंड कर सकता है या मान्यता खारिज भी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या MCC कानूनी रूप से लागू होती है या फिर नहीं। तो MCC को किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया है। टेक्निकल भाषा में कहें तो MCC के पास कोई भी वैधानिक समर्थन नहीं है, ध्यान कर लीजिएगा। हालांकि MCC के कुछ प्रावधानों को IPC 1860, CRPC 1973 और RPA 1951 जैसे अन्य कानूनों के साथ जोड़कर लागू किया जा सकता है। लेकिन साल 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने और RPA 1951 का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि ECI इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। सवाल है कि तर्क क्या है, ECI क्यों खिलाफ है। दरअसल ECI के अनुसार चुनावों को कम समय या 45 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिए। अब अगर आचार संहिता के उल्लंघन के केस आएंगे, जो कि भारी संख्या में आते ही हैं, तो इनकी न्यायिक कार्यवाहियां बहुत अधिक समय लगाएंगी। इसलिए इसे कानून के दायरे में लाना संभव नहीं है। अब समझते हैं कि किस आधार पर MCC की आलोचना होती है। सबसे बड़ी आलोचना तो यह है कि यह गलत चुनावी आचरण या कदाचार को रोकने में सफल नहीं हो पाया है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि MCC हेट स्पीच, फेक न्यूज, फेक वीडियोस, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने धमकाने और हिंसा जैसी एक्टिविटीज को रोकने में फेल है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी आलोचना है कि यह कानूनी रूप से लागू नहीं की जा सकती है। यानी यह एक ऐसा शेर है जिसके मुंह में दांत ही नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया ना कि MCC किसी भी कानून के तहत नहीं बनाया गया है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। इसको केवल नैतिक आधार पर ही फॉलो किया जा सकता है और आज के समय में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है।
इसी के साथ एमसीसी को लेकर सामान्यतः जागरूकता की कमी भी देखी जाती है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि देखिए कितनी देर से मैं बता रहा हूं आपको, तब जाकर पूरी बात आप समझ पाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार वोटर, उम्मीदवार, पार्टियां और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह इसे समझ नहीं पाते और इसका उल्लंघन हो जाता है। इस पर एक और आरोप लगता है। कहा जाता है कि एमसीसी शासन की गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सरकारी कामों जैसे कि पॉलिसी बनाना, सार्वजनिक व्यय करना, कोई इंपॉर्टेंट कल्याणकारी योजना बनाना, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, इन सब पर रोक लगाती है। इस कारण कहा जाता है कि एमसीसी विकास गतिविधियों और सार्वजनिक हित को प्रभावित करती है। यहां तक कहा जाता है कि इस दौरान पॉलिसी पैरालाइज होने की स्थिति हो जाती है। कमेंट करके बताइए कि वास्तव में आदर्श आचार संहिता अपना काम कर रही है या फिर नहीं। अगर आपने अपने इलाके में किसी कैंडिडेट को इसका उल्लंघन करते पाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।